यस, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और हम आ गए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज़। थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशंस के हिसाब से मुश्किल चैप्टर है ये, और थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में, साथ साथ पढ़ेंगे। एक बार अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया बेटा तो पूरी ज़िंदगी में समझ में नहीं आता, ऐसा चैप्टर है ये। तो मुझे विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। यस, यस, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये बात ध्यान रखनी। और थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, और ख़ास तौर पे अगर अपन बात करें तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें कई बार इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब कि टीचर्स भी हैरान हो जाते हैं, टीचर्स को भी समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा, और फिर वो 5-10 मिनट लगाते हैं, सोचते हैं, फिर कहीं जाके क्लिक होता है, अच्छा कैसे होना चाहिए ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, तो ध्यान रखेंगे। चैप्टर मुश्किल है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आ नहीं सकता। जेई मेंस में बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो जेई मेंस और बच्चे छोड़ के जाते हैं चैप्टर, तो बेटा आप आगे निकल सकते हैं बहुत सारे बच्चों से अगर आप ये चैप्टर कवर करते हैं तो। और शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमारा पूरा फोकस रहता है H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालने पर। यस, पूरा जो चैप्टर है बेसिकली वो, उसमें हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे होते हैं, कभी किसी सॉल्यूशन में, कभी किसी सोल्ट के हाइड्रोलिसिस से। यस, कहीं ना कहीं हमारे पास इस पूरे चैप्टर में मेन मकसद H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालना, pH निकालना होता है। क्या निकालना होता है? pH। हम अलग अलग मिक्सचर्स की pH निकाल रहे होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस की pH निकाल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारा टारगेट कहीं ना कहीं pH निकालना है इस चैप्टर का काम। यस, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। यस, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। डन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूसेस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। यस, तो एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। यस, तो ये बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा कहाँ से तुम्हें लिखना स्टार्ट करना है। पहला पेज जो है वो मैं मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा, आप प्रिंट निकलवा के और अपनी नोटबुक में चिपका लेना। ठीक है, तो हम जब लिखना शुरू करेंगे तब मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि बेटा अब यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं कॉपी में। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले वो PDF भेज दूंगा, पहले वो PDF देख लेना। कितने पेज हैं उसमें? 3 पेजेस हैं आई थिंक। तो 3 पेजेस हैं, तो उनको आप कैसे प्रिंट करोगे और कैसे क्या करवाओगे वो अपने हिसाब से नोटबुक में चिपका लेना, स्टिक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसे 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 कंपाउंड्स, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। यस, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? आयंस। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। मैं पेज ऐड कर लेता हूँ बेटा। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यस, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं बेटा इसको। यस, इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक तो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं। जो क्या हो जाएं? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है बेटा? उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। या फिर परसेंटेज में बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंट कितना होता है बेटा? 100% होता है। और जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नहीं होता, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, जिनका अल्फा लेस देन 100% होता है बेटा। यस, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। डन। फिर उसके बाद में इनके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। तो इधर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं बेटा, और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान होने चाहिए, ये एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान होने चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल होते हैं।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स एग्जाम्पल होते हैं, यस, स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड हमारे एग्जाम्पल होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस, वीक बेस, यस, डन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करें तो सबको पता है बेटा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और HF वीक एसिड है, यस। इसी तरह से और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बेटा, H2SO4 हुआ, यस, और कौन हुआ, HNO3 हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वीक एसिड की बात करें तो हम HF हुआ, ठीक है। उसके बाद में कौन है, HNO2 हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, ये तो बहुत पॉपुलर है बेटा एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ, यस, H2CO3 हुआ, H2CO3 हुआ, H3PO4 हुआ, H3PO3 हुआ, H3PO4 हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ऐसे बार बार पढ़ने हैं, मैं प्रिंटेड दूंगा, आप उसको भी बार बार पढ़ो, ठीक है। तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं। और जब तक हम लास्ट के चैप्टर में, लास्ट के पार्ट में पहुंचेंगे तो तुम्हें बहुत क्लियरली याद हो चुके होंगे। ये स्ट्रॉन्ग बेस कौन है बेटा, एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे KOH हुआ, जैसे NaOH हुआ, यस, जैसे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, जैसे सीजियम हाइड्रोक्साइड हुआ, यस, ये सारे। और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड, वो सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस की बात करें तो वीक बेस बेटा अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, ठीक है। या फिर अमाइंस, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, यस, ठीक है। अब देखो बेटा तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, देखो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक बेस भी वीक बेस होते हैं। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं बेटा, अगर तुमने अभी बात नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, ठीक है। बस तुम अभी एग्जाम्पल थोड़े थोड़े ध्यान रखने की कोशिश करो, अपने आप धीरे धीरे जब हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ेंगे अपने आप पता चल जाएगा कौन वीक होता है और कौन स्ट्रॉन्ग होता है। ये सीजियम है बेटा, CS, सीजियम हाइड्रोक्साइड, डन। इसी तरह सेकेंडरी अमाइन हुआ, इसी तरह एनिलीन हुआ, यस, ये सब क्या है, ये सब है बेटा वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डन। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास सोल्यूबल सोल्ट्स होते हैं, जो सोल्यूबल सोल्ट होते हैं जैसे NaCl हुआ, जैसे KCl हुआ, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। और जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं जैसे AgCl हुआ, जैसे बेरियम सल्फेट हुआ, यस, जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं, जो पार्शियली सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यस। तो पहला टॉपिक हम आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते हैं वो हमने खत्म कर लिया। पहला टॉपिक हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस कर दे वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर दे, आयंस प्रोड्यूस कर दे, वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के थे, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जिनका अल्फा 100% हो या 1 हो, जिनका अल्फा 1 से कम हो, मतलब जो पूरी तरह से कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यस। फिर इनके एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और कंप्लीटली सोल्यूबल सोल्ट्स, सोल्यूबल सोल्ट्स, सोल्यूबल सोल्ट्स, यस। और यहाँ पर वीक एसिड आ जाएगा बेटा, वीक बेस आ जाएगा, और स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स, स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स, यस। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। लिखना नहीं है, प्रिंट लगाना है, इसका प्रिंट लगाना है, यस, क्लियर है। फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दूसरा टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यस। क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता बेटा किसे कहते हैं, अल्फा को कहते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यस। डाइल्यूशन पहला फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर पढ़ने हैं हमें, बेसिकली कितने फैक्टर पढ़ने हैं, 5 फैक्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यूँ लिख देते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इस चैप्टर में अगर वो सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता
इस चैप्टर में अगर वो सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता तो आपको इस चैप्टर में बाय डिफ़ॉल्ट H2O को सॉल्वेंट ले लेना है। किसको सॉल्वेंट ले लेना है? H2O को सॉल्वेंट ले लेना है। इसीलिए मैं बार बार एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट इस चैप्टर में कौन सा सॉल्वेंट मान रहे हैं? वाटर एज ए सॉल्वेंट मान रहे हैं। यस, डाइल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था ओस्टवाल्ड, तो इसे हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले। यस, फिर दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। फिर तीसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। फिर 4 नंबर फैक्टर की हम बात करेंगे, तो 4 नंबर फैक्टर होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और 5 वाला फैक्टर होगा बेटा प्रेजेंस ऑफ आयंस, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। यस, लिखना नहीं है, प्रिंटेड मिलेगा। यस, तो सबसे पहला क्या? डाइल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये शुरू करते हैं बेटा। डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो मैं सीधा सीधा हेडिंग डाल रहा हूँ, फर्स्ट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या हेडिंग डाल रहा हूँ बेटा? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यस, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये पहली बात तो बेटा ये डाइल्यूशन लॉ है, ये है एप्लीकेबल ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके ऊपर एप्लीकेबल है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस, तो अब ये लॉ क्या कहता है वो हम समझेंगे। पहले मैं मान लेता हूँ, लेट से हमारे पास कोई ए बी एक सोलवेंट है, और सॉरी एक ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यस, ए बी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो रहा है ए प्लस और बी माइनस में। लेट्स से हमने मान लिया ए प्लस में और बी माइनस में। यस, ए प्लस में और बी माइनस में वो डिसोशिएट हो रहा है। डन। तो ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, जो कि हमारे पास डिसोशिएट हो रहा है किसमें बेटा? ए प्लस और बी माइनस में। एक बार हमने टाइम 0 मान लिया और एक बार टाइम इक्विलिब्रियम पर हम मान लेंगे टी इक्विलिब्रियम। लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है बेटा, और फिर शुरू में कोई ए की और बी की कॉन्सेंट्रेशन थी नहीं, तो 0 0 हमने मान लिया। अब तुम्हें पता है अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने मान लिया लेट्स से अल्फा है, तो तुम्हें पता है कि 1 मोल में से अल्फा टूटेगा तो सी मोल में से कितना टूटेगा बेटा? सी माइनस सी अल्फा टूट जाएगा। 1 से अल्फा तो सी से सी अल्फा टूट जाएगा, और तुम्हें पता है 1 मोल से 1 मोल बनता है तो सी अल्फा से सी अल्फा बन जाएगा और सी अल्फा बन जाएगा। यस, तो अब तुम मुझे बताओ इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो क्या तुम? बिल्कुल लिख सकते हैं तुम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाई ए बी की कॉन्सेंट्रेशन। यस, तीनों एक्वस है बेटा, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। डन। तो ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? सी अल्फा। बी माइनस की भी सी अल्फा, और इसकी कितनी है? सी माइनस सी अल्फा ए बी की। तो हम सबकी वैल्यू रख देंगे, तो बताओ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में सी इंटू सी कॉमन ले लें, यहाँ से सी कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा। एक सी से एक सी क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। यस, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो बताओ के इक्विलिब्रियम क्या बन गया? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस, तो के इक्विलिब्रियम को हम यहाँ क्या कहते हैं? इसके इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। यस, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था और डिसोसिएशन कांस्टेंट ये के इक्विलिब्रियम है। यस, ऐसा कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट ही तो हो रहा है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हो रहा है, तो इससे डिसोसिएशन, इससे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसे हमने क्या बोला? डिसोसिएशन कांस्टेंट। यस, डन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? कि इक्विलिब्रियम वो किसके बराबर आ चुका बेटा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर आ चुका है। यस, किसके बराबर आ चुका है? ये हमारा आ चुका है के इक्विलिब्रियम जो है, के इक्विलिब्रियम जो हमारा है, के इक्विलिब्रियम वो आ चुका है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के। अल्फा आ चुका बेटा, कितना आ चुका है? कितना आ चुका है बताओ? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आ चुका है।
अब अगर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट अगर वो सॉल्यूशन है, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेटा, तो हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख सकते हैं। मतलब अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो बहुत कम आयंस बने होंगे, और बहुत कम आयंस बने होंगे तो बहुत कम आयंस का डिसोसिएशन हुआ होगा, तो इसलिए अल्फ़ा को हम नेगलेक्ट कर पाएंगे 1 के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए हम 1 लिख सकते हैं। और 1 लिख देंगे तो बताओ मुझे के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ जाएगा? के इक्विलिब्रियम आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर। सी क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम बाई सी, के इक्विलिब्रियम बाई सी। तो बताओ अल्फ़ा कितना आ गया बेटा? अल्फ़ा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम बाई सी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। वेर सी क्या है? सी है कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना बेटा, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो अल्फ़ा क्या होगा? तो अल्फ़ा घटेगा, अल्फ़ा घटेगा। यस, इसका मतलब आयोनाइजेशन क्या होगा? आयोनाइजेशन कम होगा। आयोनाइजेशन क्या होगा? कम होगा। अगर अल्फा कम है तो आयोनाइजेशन कम होगा। इसका मतलब जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा कम होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगी तो अल्फा बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन कम होना मतलब डाइल्यूशन होना, तो इसका मतलब जब डाइल्यूशन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो मुझे बताओ अल्फा बढ़ेगा या घटेगा? अल्फा बढ़ेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ना मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। और बेटा जब बहुत सारा हम डाइल्यूशन कर दें, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। अल्फा भी कैसे बिहेव करने लग जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अल्फा 1 हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और यही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, यही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताओ क्या कह रहा है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताओ क्या कह रहा है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूँ कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे होते हैं, उस टाइम पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ रहा होता है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यस। अब जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है, 1 माइनस अल्फा को हम 1 कब लिख सकते हैं? 1 कब लिख सकते हैं? व्हेन, कब लिख सकते हैं 1? व्हेन बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। यस। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें ये बात बताई थी। बताओ क्या बात बताई थी? जब के इक्विलिब्रियम अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3 आ जाए, तो उस टाइम पर हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। यस। तो नोट बना के पॉइंट लिख देना, नोट बना के, ये पॉइंट बेटा मेंशन नहीं है उसमें प्रिंट में, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो के बाद नोट बना के पॉइंट लिख दोगे क्या? के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई सी की कॉन्सेंट्रेशन जब लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3 आ जाए, तब हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। यस, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, के इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3 हो, तभी हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख पाएंगे। यस, डन बेटा। तो यहाँ पर हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ खत्म होता है, यहाँ पर हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ खत्म होता है। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करेंगे। सेकंड फैक्टर हमारा क्या है बेटा? सेकंड फैक्टर हमारा है, सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो मुझे बताओ डिसोसिएशन जनरली कैसी प्रोसेस होती है? डिसोसिएशन जनरली कैसी प्रोसेस होती है? वो एंडोथर्मिक होती है या एक्जोथर्मिक? तो एंडोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन विद राइज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली अल्फा इंक्रीज होता है। बस इतना ही लिखना है सेकंड फैक्टर में। यस, लिखना क्या है तुम्हें प्रिंट मिलेगा, पढ़ना है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी तुमने पढ़ लिया है बेटा, बताओ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, बताओ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा कितना है? थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर का फैक्टर हो, पढ़ लिया हमने, बात कर ली। यस, इसी तरह से थर्ड फैक्टर बताओ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताओ। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बेटा अल्फा कितना है 1 है, अल्फा 1 है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा कितना बेटा, अल्फा लेस देन 1 है, अल्फा लेस देन 1 है। इसका मतलब तो नेचर पर भी डिपेंड करता है कि अल्फा ज़्यादा होगा या अल्फा कम होगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1। तो रिलेटिवली कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, दो इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं तुमसे पूछूं रिलेटिवली कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा। यस 3 फैक्टर हो गए बेटा। 4 नंबर फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सोलवेंट। क्या, नेचर ऑफ सोलवेंट। यस तो अगर मान लो तुमने NaCl को वाटर में डाला, NaCl को वाटर में डाला, एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो तुम्हें पता है NaCl किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस में डिसोसिएट हो जाएगा, प्लस में Cl माइनस एक्वस में डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी NaCl को तुम अगर बेंजीन में डाल दो तो वो डिसोसिएट होगा क्या, नो। अगर तो इसलिए मुझे बताओ सोलवेंट, देखो एक बार तुमने सोलवेंट क्या लिया, वाटर लिया, और एक बार सोलवेंट तुमने क्या लिया, बेंजीन लिया। क्या लिया, बेंजीन। तो मुझे बताओ सोलवेंट वाटर लिया तो NaCl डिसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो इसका मतलब जो ज़्यादा पोलर सोलवेंट है, जो ज़्यादा पोलर सोलवेंट है, जो ज़्यादा पोलर सोलवेंट है, तो उसके अंदर आयंस ज़्यादा बने होंगे। अगर पोलर सोलवेंट ज़्यादा, पोलैरिटी ज़्यादा रही होगी तो आयंस ज़्यादा बने होंगे, और आयंस अगर ज़्यादा बने होंगे तो अल्फ़ा भी ज़्यादा हुआ होगा, अल्फ़ा भी ज़्यादा हुआ होगा। इसका मतलब हमारे पास ऐसा सोलवेंट जो ज़्यादा पोलर है, और पोलर सोलवेंट कौन होते हैं बेटा, फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, जिनके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। फिजिक्स में पढ़ोगे, आगे आएगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जिसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, वो ज़्यादा पोलर तो ज़्यादा आयन बनाएगा, और ज़्यादा आयन बनाएगा तो अल्फ़ा ज़्यादा होगा। यस, अल्फ़ा ज़्यादा होगा। यस, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। लास्ट फैक्टर की हम बात करेंगे अब, लास्ट फैक्टर की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर चुके हैं इसकी। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ये टॉपिक तुम्हें समझाया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ये टॉपिक तुम्हें समझाया था क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ बेटा। देखो, अगर तुम्हारे पास NH4OH है तो बताओ NH4OH किस में डिसोसिएट होगा, वो डिसोसिएट होगा NH4 प्लस में, OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। अगर तुमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन C ले ली, यस, तो बताओ T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर बताओ क्या कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी, T इज T इक्विलिब्रियम पर बन जाएगी C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। अब ना तुम 2 आयन ले रहे हो, लेट्स से एक बार तुमने NH4Cl ऐड कर दिया इसके अंदर, NH4Cl ऐड कर दिया, और एक बार तुमने HCl ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया। तो मुझे बताओ केस नंबर 1 में रिएक्शन किधर जाएगी, और केस नंबर 2 में रिएक्शन किधर जाएगी, बताओ। NH4 अगर Cl तुमने लिया है, NH4Cl तुमने लिया है, तो बताओ वो किस में डिसोसिएट होगा बेटा, वो डिसोसिएट होगा NH4 प्लस में और Cl माइनस में। Cl माइनस तो कहीं दिख ही नहीं रहा इस इक्वेशन में, कहीं पर भी Cl माइनस नहीं है कौन, NH4 प्लस। तो इसका मतलब तुमने NH4 प्लस बढ़ाया, NH4 प्लस बढ़ाया, तो मुझे बताओ क्या NH4 प्लस बढ़ाने से ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे बताओ तुम, क्या आयंस कम हुए, ज़्यादा हुए, कम हुए। तो आयंस कम हुए तो अल्फा कम हो गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया है। लेकिन जैसे ही तुमने HCl डाला तो HCl बताओ किस में डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, HCl डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। और ये जो H प्लस है ये इस OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, इस OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले आएगा, और फॉरवर्ड में ले आएगा तो बताओ आयंस बढ़ा रहा है NH4OH या घटा रहा है, बढ़ा रहा है, तो अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा। इसका NH4OH की बात कर रहे हैं बेटा, NH4OH के अल्फा की हम बात कर रहे हैं। तो NH4OH अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ज़्यादा आयन बनाएगा, तो अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा। यस, तो हमने ये पूरा प्रिंट तुम्हें मिलेगा बेटा, ये पूरा का पूरा तुम्हें प्रिंट मिलेगा। इसको तुम ढंग से ऑनेस्टी से एक बार पढ़ेंगे सब बच्चे, और उस प्रिंट को फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे। यस, अब हम दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। यहाँ पर बेटा अब तुम्हें नोट्स बनाने शुरू करने हैं यहाँ से। यस, थ्योरी ऑफ एसिड बेस। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर हमें 3 थ्योरी पढ़नी है बेटा, 3 थ्योरी पढ़नी है। उन 3 थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है अरहेनियस। यस, वही अरहेनियस जिसकी मैंने स्टोरी बताई थी तुम्हें। ठीक है, तो जब जिसकी स्टोरी बताई थी तो तुम कह रहे थे सर ये तो कुछ साउथ इंडियन मूवी की स्टोरी लग रही है।
ठीक है, इतना तो उसी में हो सकता है बेटा। वही अरेनियस जिसकी वजह से वॉन्ट हॉफ को नोबेल प्राइज़ मिलता है, जिसकी जगह किसको मिलना चाहिए था, मेंडलीव को मिलने की बातें हो रही थी। यस, तो इस अरेनियस की मैंने बातें तुम्हें बताई थी। अरेनियस और वॉन्ट हॉफ की दोस्ती की भी बातें बताई थी बेटा मैंने। तो उसी अरेनियस की, जब अरेनियस ने दोबारा, जब वो स्कूल में पढ़ाने लग गया था, स्कूल में पढ़ाने के बाद जब वो दोबारा आता है रिसर्च करने, वॉन्ट हॉफ जब उसको बुलाता है, तो उसकी सबसे पहली थ्योरी जो उसने सबसे पहले काम किया था वो इसी के ऊपर किया था, एसिड बेस थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो उसके कैरियर में शुरुआत में लगभग उसने यही थ्योरी दी थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम दूसरी पढ़ेंगे बेटा, लोवरी एंड ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयनिक चैप्टर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयनिक चैप्टर में। तो हमें इस थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है। और फिर उसके बाद में लास्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे, थर्ड थ्योरी, जो कि है ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी, ल्यूइस थ्योरी। इसकी ज़्यादा बातें बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। यस, किस में कर रहे होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ल्यूइस थ्योरी की ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बात कर रहे होते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। यस, तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, और पहला हेडिंग डालो बेटा आर्हेनियस थ्योरी, पहला हेडिंग डालो आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? अरेनियस थ्योरी कहती है, अगर मान लो तुमने कोई कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड को तुमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया, वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तो अगर वो कंपाउंड H+ देता है तो वह एसिड है, और अगर वो कंपाउंड OH- देता है, वाटर पर फोकस करना बेटा, वाटर में डिजोल्व किया तो वो बेस है। अगर H+ देगा तो एसिड है, और OH- देगा तो वो बेस है। ये कहा था अरेनियस ने। तो बताओ, ये सबसे पहले तो एक लाइन लिख दो, सबसे पहले तो एक लाइन लिख दो, इट डिफाइंस एसिड एंड बेस, it defines acids and base by choosing water as solvent, by choosing water as solvent, डन बेटा। सबसे पहली लाइन ये लिख दी, और फिर नीचे हेडिंग डालो एसिड। इसी में अरेनियस में एसिड की बात करते हैं। एसिड कौन है अरेनियस के अकॉर्डिंग? तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर में H+ देगा, उसे अरेनियस ने क्या बोला था? उसे अरेनियस ने एसिड बोला था। तो लिख दो, द सब्सटेंसेस विच फर्नेस, सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H+ आयन in their aqueous solution, are called as acids, Arrhenius acids। डन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है बेटा? इसका एग्जाम्पल HCl को तुम पानी में डालोगे, तुम्हें पता है H+ में टूट जाएगा वो, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। यस। अब यहीं पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोरिक एसिड क्या अरेनियस एसिड है क्या? बोरिक एसिड क्या अरेनियस एसिड है क्या? इसका आंसर तुम कमेंट में लिखोगे। अरेनियस एसिड है क्या? एसिड है क्या? यस, इसका आंसर तुम कमेंट में लिखोगे। यस, ठीक है, तो इसका आंसर सब बताएंगे, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है। ठीक है, अब अगला हेडिंग क्या है बेटा अपना? बेस। अरेनियस ने बेस किसको बोला है? तो जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेंगे? OH-। यस, क्या बेटा? जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- प्रोड्यूस करेंगे। तो लिखो, द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस OH- आयंस in their aqueous solution, in their aqueous solution। डन। अगर किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करेंगे और अगर वो OH- प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? बेस। जैसे NaOH को अगर तुमने पानी में डाला तो बेटा Na+ और OH- टूट जाएगा। इसी तरह KOH को अगर पानी में डालोगे तो K+ और OH- में टूट जाएगा। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? अरेनियस बेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ओबियसली तुम कर सकते हो, सीजियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हो बेटा। यस, तो ये सारे जो भी OH- प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी OH- प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे इसी के एग्जाम्पल होंगे। जो भी OH- देखो, OH- दिख गया तुम्हें। यस, डन। क्लियर है कि नहीं है?
ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना अरेनियस थ्योरी खत्म हो गई। बस उसने यही बात कही थी। उसकी कमियाँ क्या रही बेटा, लिमिटेशंस क्या रही, लिमिटेशंस क्या रही, बताओ लिमिटेशंस क्या रही। ठीक है, सबसे पहले तो सिर्फ सॉल्वेंट जब वाटर होगा तभी एप्लीकेबल थी। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन एक्वस, इट इज़ एप्लीकेबल, इट वॉज एप्लीकेबल, it is applicable on aqueous solutions only। ठीक है, दूसरी बात मुझे बताओ, क्या अमोनिया बेस होता है? यस, अमोनिया बेस होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ, अमोनिया बेस होता है। ठीक है, और अगर अमोनिया बेस है तो मुझे बताओ, क्या अमोनिया के पास कहीं OH माइनस दिख रहा तुम्हें? नहीं, तो इसका मतलब अमोनिया बेस कैसे हुआ, इसके पास तो OH माइनस है ही नहीं। डन। ठीक है, तो अरेनियस अमोनिया को बेस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वाई अमोनिया इज बिहेविंग एज ए बेस। ही वॉज not able to explain, he was not able to, Arrhenius की बात कर रहे हैं बेटा, he was not able to explain why ammonia is behaving as, why ammonia is behaving as base, base। ठीक है, तो ये बात नहीं बता पाया बेटा कौन, अरेनियस, कि अमोनिया कैसे बेस की तरह बिहेव कर रहा है। डन। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी अरेनियस थ्योरी खत्म होती है। फिर अरेनियस के बाद आती है बेटा ब्रोंस्टेड एंड लोवरी थ्योरी। लोवरी ब्रोंस्टेड भी बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोवरी बोलते हैं, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी। डन। इस थ्योरी ने क्या कहा, बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और लिखें भी गए अब हम। ठीक है, तो इस थ्योरी ने क्या कहा, इस थ्योरी ने ये कहा कि अगर मान लो कोई, एक तो सॉल्वेंट की इसने कोई डिसाइड नहीं किया कि वाटर ही सॉल्वेंट होगा, इसने सॉल्वेंट वोल्वेंट वाली सारी बातें खत्म कर दी। इसने कहा अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस H+ दे रहा है, H+ दे रहा है, तो बेटा वो एसिड है, एसिड है। और अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस अगर वो H+ ले रहा है, H+ ले रहा है, ऊपर वाला H+ दे रहा था, डोनेट कर रहा था, ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो बेस है। तो वो क्या है, बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो और लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो और लिखो, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी एसिड कौन होते हैं, एसिड कौन होते हैं, एसिड कौन होते हैं, एसिड कौन होते हैं। तो इसके सामने लिखो बेटा सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच कैन ट्रांसफर, विच कैन ट्रांसफर, substances which can transfer protons, protons, protons। ठीक है, ब्रैकेट में प्रोटॉन कौन होता है बेटा, H+ टू अदर कंपाउंड्स, टू अदर कंपाउंड्स, टू अदर कंपाउंड्स, टू अदर कंपाउंड्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल HCl, HCl सामने वाले को प्रोटॉन दे सकता है तो एसिड है। H2SO4 बिल्कुल दे सकता है, HNO3 बिल्कुल दे सकता है, एसिटिक एसिड बिल्कुल दे सकता है, सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, यस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन। इसी तरह से बेस कौन है बेटा, बेस कौन है बता दो, अब तुम खुद ही लिख दोगे डेफिनेशन तो बता दो बेस। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो H+ ले सके, जो H+ ले सके। यस, तो लिखो द सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस which can accept, which can accept, which can accept H+ ions, H+ ions from other compounds, from other compounds, from other compounds। ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन एक्सेप्ट कर लें किसी दूसरे कंपाउंड से, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम बेस बोलते हैं। कौन सा बेस है ये, ब्रोंस्टेड-लोवरी बेस है। कौन है बेटा, ब्रोंस्टेड-लोवरी बेस है। यस, H+ कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं, जैसे अमोनिया H+ ले सकता है, SO4-2 सल्फेट ले सकता है, कार्बोनेट ले सकता है। तो ये सारे कैसे बिहेव करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कैसे बिहेव करेंगे बेटा, ये सारे ब्रोंस्टेड-लोवरी बेस की तरह से एक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना बेटा आपको। यस, HCl, देखो आसान टॉपिक है आज का, आज बहुत आसान आसान बातें हम कर रहे हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप पूरे लेक्चर को सुनो,
अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। इजी इजी बातें हैं, तो इजी इजी बातों को ढंग से सुनो। देखो, अमोनिया और HCl में जब रिएक्शन हुई तो HCl ने एक H+ ट्रांसफर किया, किसको दिया? अमोनिया को दिया। तो जैसे ही H+ इसने दिया तो अमोनिया ने H+ ले लिया, और अमोनिया ने H+ लिया तो देखो जो H+ लेता है वो कौन होता है? बेस होता है, और जो H+ देता है वो कौन होता है? एसिड होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस, इसने H+ दिया है तो बेटा ये क्या है? लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड है। यस, इसने इसको H+ दे दिया है, क्लियर है कि नहीं है? और इसने H+ लिया है, तो लिया है तो ये क्या है? बेस है। और ये H+ लेके क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा H+ लेके अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। और ये H+ देने के बाद क्या बनाएगा? Cl-। क्या बनाएगा? Cl-, Cl-। अब फॉरवर्ड वाली देख लिया, बैकवर्ड वाली रिएक्शन को ढंग से देखना बेटा, बैकवर्ड वाली रिएक्शन को ढंग से देखना। अमोनियम है तुम्हारे पास, अमोनियम है ये यहाँ पर, और यहाँ पर अमोनियम है। अमोनियम किस में चेंज हो रहा है? अमोनिया में चेंज हो रहा है। तो अमोनियम किस में चेंज हो रहा है? अमोनिया में। इसका मतलब अमोनियम ने H+ दिया है, क्या दिया है? H+ दिया है। तो ये क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है सर एसिड की तरह से। और इसने H+ लिया है तभी तो HCl बनेगा। तो इसने H+ लिया है Cl- ने, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और अब ढंग से सुनना बेटा, ढंग से सुनना। जब HCl ने H+ दिया है अमोनिया को, जब HCl ने H+ दिया अमोनिया को, तो ये एसिड है। और जैसे ही H+ दे दिया तो क्या बन गया? Cl-। और Cl- कैसे बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। क्या है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो अगर इसको हमने एसिड बोला है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है? H+ निकाल दो, बेस बनाना है तो H+ निकाल दो। इसका मतलब अगर हमें किसी सब्सटेंस का, किसी एसिड का अगर हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, क्या करना हो? कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो एक H+ निकाल देना बेटा, एक H+ निकाल देना। जैसे जैसे एग्जांपल से समझो, हमने HCl का कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस बनाया तो एक H+ निकाल दो। एक H+ निकालोगे तो पीछे कौन बच गया? Cl-। क्या Cl- का कॉन्जुगेट बेस है? यस, यस, यस। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये हल्के मत ले लेना, हल्के में ले लो, कभी हल्के में नहीं लेनी ये बात, ठीक है। इसी तरह से अमोनिया है, अमोनिया कैसा है? बेस है। वो क्या कर रहा है बेटा? इससे H+ ले रहा है, ले रहा है। और जैसे ही H+ लिया तो वो क्या बना? अमोनियम आयन बना। और अमोनियम कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो मुझे बताओ, क्या इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया? यस, क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। यस, क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। यस, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया कौन है? अमोनियम आयन है, ठीक है। तो बताओ, तुमने बेस लिया, सब्सटेंस से तुमने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, कोई सब्सटेंस लिया और उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो जैसे अमोनिया है, उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो तुम क्या कर दोगे बेटा? एक H+ जोड़ दोगे, एक H+ जोड़ दोगे, एक H+ जोड़ दोगे, एक H+ जोड़ दो। क्या 2 H+ भी जोड़ सकते हैं? 2 H+? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बनाना है तो या तो तुम एक H+ जोड़ोगे या एक H+ घटाओगे। बस इतनी सी ही बातें ध्यान रखनी है बेटा, इतनी सी ही बातें ध्यान रखनी है। किसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, किसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, वो सारी बातें हमने अभी की हैं। यस, क्लियर है। उसके अलावा अब हम 2-3 नोट बना के पॉइंट लिखें बेटा, 2-3 नोट बना के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जरूरी हैं, ठीक है। पहले उससे पहले ये कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली बातें जरूर लिख लेना। सबसे पहले तुमने क्या लिखा? ये एसिड और बेस लिख दिया, फिर ये एग्जाम्पल लिख देना HCl और अमोनिया वाला। और फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं लिखवाता हूँ, ये वाली बातें अभी मैं लिखवाता हूँ, ये अभी मैं लिखवा ही दूंगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये अभी तुम्हें नहीं लिखना, अभी कैसे लिखवाऊंगा वो मैं अभी लिखवाता हूँ बेटा, अभी लिखवाता हूँ। यस, तुम ये एग्जाम्पल लिखो, और एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखो कॉन्जुगेट एसिड बेस, पॉइंट बना के लिखो, फिर नीचे वो बात लिखेंगे। यस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाई H+ आयन ओनली या प्रोटॉन ओनली, ठीक है। मतलब एक H+ का फर्क होना चाहिए बेटा। अगर मैं तुमसे कहूं HCO3- और CO3-2, क्या ये एक दूसरे कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं? तो तुम कह दोगे एक H+ का फर्क है क्या? यस, एक H+ का फर्क है, यस यस यस, दे आर, ठीक है। अब मैं अगर मैं तुमसे पूछूं H2CO3 और CO3-2,
क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं? तो बेटा यहाँ पर 2H+ का फर्क आ गया, 2H+ का फर्क आ गया, तो दे आर नॉट, दे आर नॉट, दे आर नॉट। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पेयर है, उसमें एक ही H+ का फर्क होना चाहिए, एक ही H+ का फर्क होना चाहिए। नीचे एग्जाम्पल बना के भी लिख दो बेटा, नीचे एग्जाम्पल बना के भी लिख दो, नीचे एग्जाम्पल बना के भी लिख दो। क्या एग्जाम्पल बना के लिखोगे? ये लिख देना HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, ठीक है, और एक तरफ ये वाला इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दो और कॉन्जुगेट बेस बना दो। यस, एक बार कॉन्जुगेट एसिड बना दो बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बना दो, और एक बार बना दो इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो अभी तुमने बात की थी, अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H+ जोड़ देना। क्या जोड़ दोगे? अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H+ जोड़ दो। H+ जोड़ोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा। और कॉन्जुगेट अगर बेस बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H+ घटा दो, और एक H+ घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? CO3 - 2, CO3 - 2, CO3 - 2। डन, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम कर रहे हैं, अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो हम H+ ऐड कर रहे हैं। यस, क्या? कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए एक H+ ऐड कर रहे हैं, के लिए एक H+ ऐड कर रहे हैं। बेटा डायरेक्ट आंखों में ना लाइट गिरती है बल्ब की, तो इसलिए ना आंखें बार बार परेशान कर रही हैं, ठीक है। और ऊपर से स्क्रीन वाली भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्रीन पे लगातार काम करने से भी आंखें थोड़ी प्रॉब्लम कर रही हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप मैनेज करो अगर मान लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से टाइम निकालने की, तो प्रॉपर स्क्रीन पर टाइम निकाला जाए। यस, तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए एक H+ ऐड कर रहे हैं। डन। और इसी तरह से कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, के लिए एक H+ कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बेटा इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। 4-5 पेज ऐड कर लेते हैं बेटा, 4-5 पेज ऐड कर लेते हैं, 4-5 पेज एक बार ऐड कर लेते हैं, ताकि बार बार प्रॉब्लम ना आए। यस, तो कॉन्जुगेट अगर एसिड बनाना है तो एक H+ कम कर लेना, सॉरी ऐड कर लेना, और कॉन्जुगेट अगर बेस बनाना है तो एक H+ कम कर देना। यस, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक H+ ऐड कर देना, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H+ कम कर देना, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो। यस, वही लिखा है, वही लिखा है ना अपन ने, वही लिखा है ना, वही लिखा है। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए एक H+ ऐड कर देंगे, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक H+ कम कर देंगे। डन, डन। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, जैसे मान लो हमने बात की, जैसे हमने बात की H2CO3 की, H2CO3 की, और मैंने कहा HCO3 माइनस और CO3 - 2, CO3 - 2। बताओ क्या ये इसका, क्या ये और ये, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तुम्हें पता है, अगर हम देखें तो इसमें से एक H+ कम हुआ है, और एक H+ कम हुआ है, तो ये पक्का कौन है? ये कॉन्जुगेट बेस है, और ये क्या है बेटा? एसिड है। तो इसका मतलब ये बना कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3। दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2CO3। अब मुझे बताओ CO3 - 2 और H2CO3 में कितने H+ का फर्क है? एक H+ का या 2H+ का? 2H+ का। तो क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? नो, नो, दे आर नॉट, दे आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कौन कौन बेटा? H2CO3 एंड CO3 - 2 आर नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। डन। तो ये बात लिख देना नीचे, ये बात लिख देना, और फिर एक क्वेश्चन कर लेना बेटा। इधर मैं सब्सटेंस स्पीसीज लिख रहा हूँ, इधर मैंने स्पीसीज लिखा, इधर मैंने स्पीसीज लिख दिया, फिर इधर मैं लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड, एसिड, और फिर उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तुम्हें खुद। कॉन्जुगेट बेस तुम्हें खुद बनाना है बेटा, खुद बनाना है, खुद बनाना है, खुद बनाना है तुम्हें। मैंने अमोनिया लिखा,
बताओ, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए तुम एक H प्लस ऐड कर रहे हो, एक H प्लस ऐड करेंगे तो अमोनिया में अगर तुमने एक H प्लस ऐड किया तो इधर टोटल चार्ज कितना है 0 है, और इस पर टोटल चार्ज कितना है 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे चार्ज कितना हो गया 0 + 1, तो टोटल चार्ज +1। तो बेटा राइट साइड में भी टोटल चार्ज +1 आना चाहिए, मतलब रिएक्शन के लेफ्ट साइड में और रिएक्शन के राइट साइड में दोनों तरफ चार्ज बराबर आने चाहिए। केमिकल रिएक्शन में चार्ज बराबर आने चाहिए, उससे आइडिया लगा लोगे तुम, तो उससे आइडिया क्या लगा लोगे 0 + 1 मतलब उधर +1 आना चाहिए, और +1 आना चाहिए तो जोड़ना है सिंपल तुम्हें बेटा NH4 और एक प्लस, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया NH4+। कौन बन गया बेटा NH4+, NH4+। और इसमें से एक H+ निकाल दो, अगर अमोनिया में से एक H+ निकालेंगे, एक H+ निकालेंगे तो इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने ये किया है अमोनिया में से एक H+ निकाल दिया, और एक H+ निकाल दिया तो तुम्हें पता इधर 0 चार्ज है, तो इधर भी दोनों को मिला के कितना आना चाहिए चार्ज 0 आना चाहिए, तो इस पर +1 आ चुका है, तो जो बची स्पीसीज उस पर क्या आएगा -1 आएगा, और बचेगा कौन NH2 और माइनस आएगा, तो इसलिए NH2-, 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 NH2-। डन, डन, बोलो डन। अब अगले क्वेश्चन के आंसर तुम्हें खुद करने हैं, कर दोगे क्या, कर दोगे क्या, H2O का बता दो मुझे, और H2O का बता दो, और HSO4-1 का बता दो मुझे। यस, HSO4-1 का बता दो और H2O का बता दो। तो H2O में से एक H+ जोड़ो बेटा, एक H+ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा H3O+, एक H+ जोड़ोगे क्या बन जाएगा H2SO4, एक H+ कम करोगे तो OH-, OH-, और एक H+ कम करोगे तो SO4-2। यस, यस, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, नोट बना के पॉइंट लिखो बेटा। यस, ये सारी बातें तुमने लिख ली, नोट बना के पॉइंट लिखो। यस, नोट बना के क्या पॉइंट लिखेंगे, देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ, मान लो हमारे पास HCl है, HCl है, तो तुम्हें पता है HCl है, तो तुम्हें पता है कि ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, और पूरा का पूरा डिसोशिएट होगा तो किस में डिसोशिएट होगा बेटा H+ और Cl- में। यस, तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पास वो पूरा का पूरा 100% डिसोशिएट होगा, और क्या बनाएगा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कोई ऐसा एसिड है, कोई ऐसा एसिड है जो 80% डिसोशिएट हुआ है, तो बताओ 80% डिसोशिएट हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो 20% रिएक्ट कर रहा होगा, तो 20% वो इधर आया होगा वापस रिएक्शन करके। इसी तरह से अगर कोई एसिड है वो अगर 60% रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस है बेटा वो 40% रिएक्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा 40% रिएक्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वैसे वैसे कॉन्जुगेट बेस वीक होता जा रहा है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही कॉन्जुगेट बेस क्या होगा वीक होगा। तो नोट बना के तुम्हें ये पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखेंगे सब, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर द एसिड इट्स कॉन्जुगेट बेस वुड बी वीकर। यस, या कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड इज वीकर, कॉन्जुगेट base of stronger acid is weaker base। डन, डन, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, और क्वेश्चन का आंसर देंगे सब। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास Cl-, दूसरा ऑप्शन है बेटा तुम्हारे पास एसीटेट एनायन, और तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास HClO4 से ClO4-, और फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारे पास बेटा NO3-। बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट अगर बेस है तो पक्का उसका एसिड वीक रहा होगा, तो एक काम करो पहले इन सब के कॉन्जुगेट एसिड बना लो बेटा, क्या बना लो कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड बनाने आते हैं तुम्हें H+ जोड़ना होता है, तो इसमें अगर H+ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा, इसमें अगर H+ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा, इसमें अगर H+ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा HNO3 बन जाएगा, इसमें अगर
H जोड़ोगे तो HClO4 बन जाएगा बेटा, तुम्हें क्लियरली पता है ये वीक एसिड होता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस पक्का स्ट्रॉन्ग रहा होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्जुगेट बेस वीक रहा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक रहा होगा। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस वीक रहा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा, जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक रहा होगा। क्या रहा होगा, वीक रहा होगा। यस। अब हम आगे बेटा नेक्स्ट थ्योरी पर, जो कि है हमारी ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। क्या है बेटा, ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। यस, थर्ड थ्योरी है हमारी ल्यूइस थ्योरी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादा बातें करते हैं बेटा इस टॉपिक की। ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा बातें करते हैं। और अभी बेटा तुमने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। तो जैसे हम नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बच जाते हैं। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ शेयर नहीं हुए हैं, जैसे अमोनिया बना है तो नाइट्रोजन कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ तो उसने शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना दिए और कुछ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको हम लोन पेयर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, लोन पेयर भी बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट कर दे उसे हम ल्यूइस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूइस बेस। डन। तो हमारा हेडिंग है ल्यूइस बेस। तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिनके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर डोनेट कर दें, क्या कर दें, डोनेट कर दें। डन। तो लिखो बेटा, द सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द substances which are capable to donate their unshared electron pair are called as Lewis base। डन बेटा। एग्जाम्पल अमोनिया हो गया। एग्जाम्पल जितने भी ऑर्गेनिक बेस हैं खास तौर पे जिनके पास लोन पेयर है, अमाइन, इनको हम अमाइन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। यस। इसी तरह से हमने एनिलीन की बात की थी, एनिलीन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। यस। फिनोल की बात कर लो, एनिलीन की बात कर लो, NH2। डन। एनिलीन कौन होता है, ये बेंजीन है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, ये एनिलीन है। यस, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। घबराना नहीं है, अभी नोट्स बना लो। जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो घबराएंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ अभी नोट्स बना लो, बाद में अपने आप सामने आ जाएंगे बेटा। ये ल्यूइस एसिड की बात करो, ल्यूइस एसिड की बात कर लेते हैं। ल्यूइस एसिड कौन हो जाएंगे, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लें, जो अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें। द substances which are capable to accept lone pair of electrons। लोन पेयर बोल दो या अनसेड पेयर बोल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल AlCl3 हो जाएगा, FeCl3 हो जाएगा। यस। इसी तरह से BCl3 हो जाएगा, BF3 हो जाएगा बेटा। डन। एक्सेट्रा जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकें। डन। तो ये हमारी यहाँ पर थ्योरी होगी बेटा खत्म। थ्योरी एसिड बेस थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आज का लास्ट टॉपिक वाटर की सारी प्रॉपर्टीज हम खत्म करने वाले हैं आज के टॉपिक में। यस। तो चलो शुरू करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक। यस बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है, वाटर की हम बात करें तो वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर क्या होता है? बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यस, क्या बता रहा हूँ मैं, फिर सुनो एक बार। वाटर है वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर है वो डिसोशिएट होता है किसमें? H प्लस में और OH माइनस में। किसमें? H प्लस में और OH माइनस में। तो वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोशिएट होगा H प्लस में और OH माइनस में। यस, किस में डिसोशिएट होगा बेटा? H प्लस में और OH माइनस में डिसोशिएट होगा। और लेट्स से हमने बोला टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, और t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C माइनस सी अल्फा, तो यहाँ पर बनेगा C अल्फा और यहाँ पर बनेगा C अल्फा। यस, और जब भी डिसोसिएशन प्रोसेस होती हैं तो वो जनरली एंडोथर्मिक होती हैं। वाटर टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो ये प्रोसेस भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और वाटर के केस में तो अगर तुम ध्यान भी रख लो तो भी अच्छी बात है कि वाटर के केस में अगर हम बात करें तो ये जो डेल्टा एच है वो कितना आता है? 57.1 किलो जूल पर मोल आता है बेटा। कितना आता है? 57.1 किलो जूल पर मोल आता है। यस, फिर लिखता हूँ बेटा, वाटर के लिए जो डेल्टा एच है वो कितना आता है? 57.1 प्लस का आएगा ये 57.1 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसको किलो कैलोरी में चेंज कर सकते हो आप? किलो कैलोरी में चेंज करो, किलो कैलोरी में चेंज करोगे तो आएगा 13.6 किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। डन। तो ये दोनों डाटा तुम्हें ध्यान रखने हैं। वाटर के केस में ध्यान रखना है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें एंथैल्पी चेंज है। जो हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कितनी देनी पड़ेगी? वो हमें देनी पड़ेगी एक मोल के लिए कितना? 57.1 किलो जूल देनी पड़ेगी, या 13.6 किलो कैलोरी एक मोल के लिए हमें देनी पड़ेगी। यस, क्लियर है? ठीक है, तो अब हमें बेटा यहाँ पर के इक्विलिब्रियम लिखना है। तो के इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगा? के इक्विलिब्रियम क्या होगा? के इक्विलिब्रियम क्या होगा? इस इक्वेशन को देखते हुए, इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखते हुए क्या तुम के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो तुम। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन। यस, H2O की कॉन्सेंट्रेशन। यस, एक्वस एक्वस और वो लिक्विड है बेटा, एक्वस एक्वस और वो लिक्विड है। डन। तो अब मुझे बताओ तुम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें इसको। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन रख दो बेटा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं? C अल्फा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या? इंटू C अल्फा और डिवाइड बाई C कॉमन ले लें, 1 माइनस अल्फा। C से C क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम आ चुका है तुम्हारे पास। कितना आ चुका है बताओ? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन, और इज इक्वल टू कितना आ चुका बेटा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तुम्हारे पास आ चुका है। क्या आ चुका है? ये तुम्हारे पास के इक्विलिब्रियम आ चुका है। के इक्विलिब्रियम आ चुका है। के इक्विलिब्रियम आ चुका है। यस, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है बेटा सबको, क्योंकि हमने पढ़ा है 1000/18 या 55.55 मोलर होती है, जो सबको पता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर इसको इधर ले जाएं तो ये पहले से ही कांस्टेंट और ये भी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस। तो हमने क्या किया, इस H2O को उधर लेके गए, H2O की कॉन्सेंट्रेशन को, तो हमारे पास आ गया के इक्विलिब्रियम इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या बना बेटा? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। एक बार इतने पार्ट को देख रहे हैं बेटा, इतने पार्ट को देख रहे हैं एक बार। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट, KW। किससे दिखाते हैं बेटा? KW से दिखाते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यस, KW, इसको बोलते हैं KW। तो KW बताओ किसके बराबर आ गया? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आ चुका है। कौन आ चुका है? KW आ चुका है। KW किसके बराबर आ चुका है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। वेयर KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। यस, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 और ऊपर वाले इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब हम 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करते हैं, देखो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो हम अगर 25 डिग्री, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही तो एक हिस्सा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हमने कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जब हमने कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये कांस्टेंट आया है। यस, तो इसका मतलब 25 डिग्री पर ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और 25 डिग्री पर बेटा ये जो KW की वैल्यू आती है, KW की वैल्यू आती है 10 की पावर -14। कितनी आती है? 10 की पावर -14, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो KW 25 डिग्री पर 10 की पावर -14 आता है। यस, इक्वेशन 1, 2, 3 को यूज़ करो। पहले 1 और 3 को अगर हम यूज़ करें, या पहले एक बार 1 इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या था बेटा? K इक्विलिब्रियम था H प्लस कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस और डिवाइड बाई H2O और इनटू में C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। देखो अब हमारा टारगेट है वाटर के लिए एक तो अल्फा निकालना, अल्फा कितना होगा वाटर के लिए, और एक K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना। यस, ये हमारा टारगेट है 25 डिग्री सेल्सियस पर। एट 25 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट K इक्विलिब्रियम एंड अल्फा फॉर वाटर। यस, ठीक है। तो हम अब ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो जेई मेंस में ये क्वेश्चन आए भी हैं और ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस का कैसे करना है। यस, तो K इक्विलिब्रियम बताओ किसके बराबर था? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाई में H2O की कॉन्सेंट्रेशन, और C अल्फा एक C कैंसिल हो गया था बेटा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। और क्योंकि वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, बहुत कम H प्लस और बहुत कम OH माइनस बनते हैं वाटर में। यस, तो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर के केस में फॉर वाटर क्योंकि वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या 1 माइनस अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ यही इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा क्या लिख दिया बेटा? 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो यहाँ क्या बच गया? C अल्फा स्क्वायर बच गया। क्या बच गया बेटा? C अल्फा स्क्वायर बच गया। यस, C अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर कौन है? नीचे वाटर है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, बेटा, अब तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हमने क्या लिखा? KW बोला है। क्या बोला? देखो KW बोला, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। H प्लस और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ने क्या बोला? KW। और इक्वेशन नंबर 3 से KW की वैल्यू 25 डिग्री पर कितनी है? 10 की पावर -14। तो इसका मतलब ये हम K इक्विलिब्रियम में इसकी जगह पे KW लिख सकते हैं, और KW की वैल्यू 25 डिग्री पर कितनी बेटा? 10 की पावर -14, तो वो रख सकते हैं। तो बताओ K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ चुकी है? KW अपॉन में H2O की कॉन्सेंट्रेशन और इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। क्या बेटा? C अल्फा स्क्वायर। KW की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी? 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। लिखो पहले। यस, तो नीचे लिखो एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बताओ कितना आ गया बेटा? 10 की पावर -14 डिवाइड बाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। H2O की कॉन्सेंट्रेशन सबको पता है बेटा, फिक्स है वो, कितनी? 1000/18, 55.5। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आ चुका है 10 की पावर -14 अपॉन में 1000/18 इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। बेटा इतने पार्ट को ढंग से देखो, इतने पार्ट को ढंग से देखो। क्या तुम्हारे पास K इक्विलिब्रियम आ चुका है वाटर का? क्या तुम्हारे पास K इक्विलिब्रियम आ चुका है वाटर का? पहले ऐड हो गया बेटा, पहले ऐड हो गया। यस, क्या तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ चुका है वाटर का? यस यस यस, बताओ। सबसे पहले एक बार फिर देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से शुरू किया। पहले हमारा हेडिंग है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमने वाटर को डिसोसिएट किया, वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और क्योंकि एक डिसोसिएशन प्रोसेस है, मोस्टली डिसोसिएशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं, और वाटर के केस में तुम्हें डाटा भी ध्यान रखना है।
यस। फिर उसके बाद में हमने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखी है, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखने के बाद हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस पर एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू है इसी को हमने KW बोल दिया है, इसको हमने क्या बोल दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल दिया है, और इसकी वैल्यू 25 पर आती है बेटा 10⁻⁻14। कितनी आती है? 10⁻⁻14। तो KW फॉर वाटर एट 25 डिग्री कितना होता है? 10⁻⁻14। और बस अब कुछ भी नहीं किया, अब हमने के इक्विलिब्रियम की वही पुराने वाली वैल्यू रखी, 1 माइनस अल्फा को 1 रख दिया, क्योंकि वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बन चुका है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H2O कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब तुम्हें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको KW लिख सकते हैं, और KW की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻14 रख सकते हैं, और यहाँ पर H2O कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है 1000/18 लिख सकते हैं। यस, वो सारी वैल्यू रख रहे हैं और के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखो इतने से हमारे पास के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। के इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगा? देखो एक जीरो के नाम का डेसिमल बना दे तो 1.8 बन जाएगा बेटा। 1.8 ये 100 ऊपर जाके 10⁻⁻2, तो के इक्विलिब्रियम यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1/1.8 आ जाएगा ऊपर इंटू 10⁻⁻16 आंसर। के इक्विलिब्रियम का तो आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है बेटा। के इक्विलिब्रियम का तो तुम्हारे पास आंसर आ चुका है, आ चुका है। यस, के इक्विलिब्रियम का तो आंसर आ चुका है। अब अगर हम बात करें तो अब हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो बताओ C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका है? C अल्फा स्क्वायर आ चुका है, C अल्फा स्क्वायर आ चुका है 10⁻⁻14 अपॉन में 1000/18, अपॉन में 1000/18। यस, तो C क्या है बेटा? C है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इधर ले आओ तो बताओ अल्फा स्क्वायर कितना आ चुका? अल्फा स्क्वायर आ चुका 10⁻⁻14 अपॉन में C इंटू 1000/18, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें फिर से पता है वो 1000/18 ही होती है। तो अल्फा स्क्वायर आ चुका है 10⁻⁻14 अपॉन में 1000/18 इंटू 1000/18। ठीक है, तो वहीं एक जीरो से 1.8 बना लो, 1.8 बना लो, 1.8 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यस, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻14, तो पहले से ही है बेटा। 10⁻2 यहाँ से आएगा और 10⁻2 यहाँ से आएगा, मतलब 10⁻⁻4 और आ जाएगा। 10⁻⁻4 और आ जाएगा तो 1.8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻18 ये आ चुका है अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁻9, 1.8 इंटू 10⁻�9 ये अल्फा। अब देखो अल्फा कितना है, बहुत कम है, इसीलिए 1 माइनस अल्फा को हमने 1 रखा है। देखो वाटर के केस में अल्फा कितना कम है, 1 से तो बहुत ज़्यादा छोटा बेटा, इसलिए वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यस, इसलिए वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यस, तो हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर ली है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर ली है हमने। KW से के इक्विलिब्रियम वाटर का के इक्विलिब्रियम निकाल लिया है। के इक्विलिब्रियम कितना आया था बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁻, ये अभी निकाला अपन ने के इक्विलिब्रियम, ये रहा 10⁻⁻16 डन। 1.8 इंटू 10⁻⁻16 याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा निकालना पड़ेगा। यस, और इसी तरह अल्फा अभी निकाला हमने। अल्फा कितना आया है? अल्फा हमारा आया है 1.8 इंटू 10⁻⁻9, 1.8 इंटू 10⁻⁻9, 1.8 इंटू 10⁻⁻9, और के इक्विलिब्रियम कितना है बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁻16। यस, के इक्विलिब्रियम कितना आया है? दोनों याद रख लो, ज़्यादा अच्छा बेटा। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आया है 1.8 इंटू 10⁻⁻16। यस, ये दोनों याद रख लो तो और भी अच्छी बात, नहीं तो निकालना तुम्हें आता ही है। डन डन। अब नोट बना के कुछ पॉइंट लिखने हैं, नोट बना के कुछ पॉइंट लिखने हैं, नोट बना के कुछ पॉइंट लिखने बेटा, नोट बना के कुछ पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद यहाँ तक लिखोगे बढ़िया तरीके से, एज इट इज़ नोट्स बनाओगे, एज इट इज़ नोट्स बनाओगे, और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बातें करेंगे। नोट बना के पहला पॉइंट लिखो, फिर समझते हैं उसको। नोट बना के फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। फर्स्ट पॉइंट देखो, तुम्हें पता है वाटर के लिए जो ये प्रोसेस है डिसोसिएशन, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो मुझे बताओ, जब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा H कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? ठीक है, तो तुम्हें पता है फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल कैसा शिफ्ट मिलने वाला है? फॉरवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है,
फॉरवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो तुम्हें ये भी पता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। यस, तो इसलिए KW भी बढ़ जाएगा। यस, तो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से फॉर दिस रिएक्शन, पहले नोट बना के पॉइंट लिखो बेटा, नोट बना के लिखो, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। वी नो दैट, सबसे पहले एक लाइन लिखना, वी नो दैट डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और फिर ये लिख दो, और फिर नीचे लिख दो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल्स फॉरवर्ड शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल फॉरवर्ड शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डन, वो हम ली चैटिलियर प्रिंसिपल और एक केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली बात बताओ मुझे क्या बताओगे, अगली बात मुझे बताओ क्या बताओगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, दैट इज वाई KW ऑल्सो इंक्रीजेज। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है। तो मुझे बताओ, अगर मान लो लेट्स से मैंने कहा 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू कितनी है, KW की वैल्यू है 10⁻⁻14, -14। तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बेटा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा, लेट्स से मुझे एक डाटा ध्यान आ रहा है, लेट्स से मैंने कहा 63 डिग्री सेल्सियस पर, बताओ KW की वैल्यू कितनी होगी, KW की वैल्यू 10⁻⁻13, कितनी बेटा, 10⁻⁻13। अब कई बच्चों का ना डाउट आएगा, सर KW तो बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ 14 है और यहाँ 13 है, ये तो कम हो गया। अरे बेटा ये नेगेटिव भी तो है, नेगेटिव में कम होना मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ना ही तो होता है। यस, तो ये वैल्यू बढ़ ही रही है, KW अभी बढ़ ही रहा है, तुम्हें 14 13 नहीं देखना, नेगेटिव भी तो देखो ना, नेगेटिव भी। यस, तो 63 पर KW कितना हो जाएगा, 10⁻⁻13 हो जाएगा। ये एक डाटा है, ठीक है, जो तुम्हें याद नहीं रखना। एक क्वेश्चन आया था 2025 में जनवरी अटैम्प्ट में, यहाँ से वो क्वेश्चन क्या था, अभी मैं आज भेजूंगा, उसका आंसर भेजेंगे मुझे, सब ग्रुप में भेजूंगा बेटा वो क्वेश्चन। ठीक है, अभी नहीं है मेरे पास वो, लेकिन मैं ग्रुप में भेजूंगा वो। ठीक है, उसका आंसर आप सब मुझे देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो चुका है बताओ, नोट में फर्स्ट पॉइंट हो चुका है कि वाटर का जो डिसोसिएशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा, और फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? KW। अब मेरा एक क्वेश्चन और है बेटा, एक क्वेश्चन और है, मुझे बताओ, अगर हमने इसमें वाटर ऐड, इसमें एक एसिड ऐड कर दिया, लेट से हमने वाटर में एसिड ऐड कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो एसिड ऐड कर दिया तो H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो KW बढ़ेगा या घटेगा? KW बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर मैंने वाटर के अंदर एक एसिड ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? एसिड ऐड कर दिया। तो बताओ मुझे KW बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा? बेटा KW में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही तो आया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन। H2O की कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी ही रहेगी ना बेटा, टेम्परेचर फिक्स है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो H+ एसिड ऐड करने से H+ बढ़ जाएगा, और H+ बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम बैक साइड शिफ्ट हो जाएगा। यस, और बैक साइड शिफ्ट होगा तो कुछ H+ घटेगा, कुछ OH- घटेगा, ओवरऑल ऐसे ही एडजस्ट कर लेगा कि KW की वैल्यू अभी भी 10⁻⁻14 ही आएगी। यस, क्या ये बात समझ में आई? तो तुम्हें पता है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नोट पे सेकंड पॉइंट देखो बेटा। सेकंड पॉइंट, फॉर वाटर, फॉर वाटर, फॉर वाटर, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं बेटा, प्योर वाटर ही लिख लो, फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है वही OH- की कॉन्सेंट्रेशन होती है प्योर वाटर में। यस, तो प्योर वाटर में जितनी H+ की कॉन्सेंट्रेशन वही क्या? OH- की कॉन्सेंट्रेशन। और अभी अभी तुम्हें पता है KW हम क्या लिखते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम्हें अब पता चल चुका है जितनी OH- कॉन्सेंट्रेशन उतनी है H+ की, तो क्या इस OH- की जगह H+ लिख सकते हैं, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। और KW एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू बताओ कितनी है? 10⁻⁻14 इज इक्वल टू बताओ H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी जगह भी क्या लिख दिया? H+ की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन है वही H+ की है, तो वो रख दिया। तो बताओ 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर।
तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आ गई बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻⁷ इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब प्योर वाटर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वही OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, वही क्या बेटा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वही OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो 25 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर में H प्लस की और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷ मोलर होती है। कितनी होती है बेटा, 10⁻⁷ मोलर होती है। तो अब तुम्हें पता है, क्या तुम pH निकाल सकते हो, pH निकाल सकते हो। pH क्या होता है, pH क्या होता है, pH क्या होता है, देखो बेटा अब ढंग से सुनना। pH, POH, PK, PK इक्विलिब्रियम, PKC लिख दो, यस PK इक्विलिब्रियम लिख दो, PKW लिख दो। इन सब का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ भी तुम्हें P दिखे, P दिखे, P दिखे, P दिखे, P दिखे, उसका मतलब होता है माइनस लॉग, माइनस लॉग। क्या मतलब होता है, माइनस लॉग। तो pH का मतलब है माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ भी तुम्हें P दिख जाए तो P के लिए तुम लिखोगे माइनस लॉग। क्या लिखोगे बेटा, माइनस लॉग। बताओ तुम्हें फिर से P दिख गया, बताओ P के लिए क्या लिख दोगे, माइनस लॉग, माइनस लॉग। और OH दिखा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। KC दिखा तो बेटा माइनस लॉग KC, K इक्विलिब्रियम दिखा तो माइनस लॉग K इक्विलिब्रियम, PKW दिखा तो माइनस लॉग KW, माइनस लॉग KW, डन, ठीक है। तो देखो जहां अब मुझे pH निकालना है तो माइनस लॉग और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ pH निकालना है 25 डिग्री, इन केस ऑफ प्योर वाटर फाइंड आउट pH ऑफ pH इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री। अगर क्वेश्चन ही आ जाए इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट pH, फाइंड आउट pH, pH निकालो या POH निकालो। तो तुम्हें पता है बेटा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता है, कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁷ मोलर है। यस, तो तुम्हें पता है pH बताओ क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा सर माइनस लॉग और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। यस, माइनस लॉग और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 10⁻⁷। तो माइनस 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 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग 10⁻⁷, और फिर हमें पता है इसका आंसर आ गया 7। तो इसका मतलब pH है वो प्योर वाटर की कितनी है, 7 है, 7 है। इसी तरह POH निकालोगे तो POH भी तो यही आएगा बेटा, लॉग OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। यस, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁷। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है 10⁻⁷, तो वो भी 7 आएगा, वो भी 7 आएगा। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो pH है वो कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। यस, क्लियर है। और अब तुम्हें पता है अगर मान लो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस में अगर pH वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं, pH है जो कि हमारे पास कितना है बेटा 7 आया है। अगर pH 7 से कम हो जाए, लेस देन 7 हो जाए, इसका मतलब अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलर हो जाए, 7 मोलर हो जाए, तो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। ग्रेटर देन 10⁻⁷ का मतलब क्या है, क्या 10⁻8 हो जाए या 10⁻6, 10⁻6 हो जाए बेटा। तो अब तुम्हें पता है देखो -6 से pH कितना आएगा, -6 से pH आएगा 6। 10⁻5 हो जाए तो pH कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो देखो pH कम होता जा रहा है, शुरू में pH कितना था 7। अब pH अगर कम होता जा रहा है, pH कम होता जा रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। तो अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलर से ज़्यादा आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और अगर वाटर में हमने कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जिससे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁷ मोलर से कम हो गई है, तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, बेसिक। कम होना मतलब कितनी हो गई है, 10⁻⁸ हो गई है, तो pH कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यस, तो इसका मतलब हम अगर pH स्केल बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, pH स्केल बनाना चाहें, तो pH स्केल, अगर pH स्केल बनाना चाहें एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या हम यूँ कह सकते हैं जो pH स्केल है वो बेटा 0 और 14 के बीच में होता है,
और यहाँ पर 7 पर कौन होता है, प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर होता है जिसकी pH 7 होती है, और 7 पर हम बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और 7 से और 14 के बीच में अगर pH आ जाए तो हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, और अगर 0 और 7 के बीच में आ जाए तो हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो pH स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 7 पर न्यूट्रल होता है जो कि प्योर वाटर का होता है, और 0 और 7 के बीच में क्या होता है बेटा, 0 और 7 के बीच में एसिडिक सॉल्यूशन। जिस भी और किसी सॉल्यूशन का अगर pH 7 और 14 के बीच में आया तो वो बेसिक सॉल्यूशन रहा होगा, बेसिक सॉल्यूशन रहा होगा। डन। तो हमने 2 पॉइंट लिख लिए बेटा। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे अब, थर्ड पॉइंट अब आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट अब आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट अब आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW इंक्रीज होता है, KW इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो एक एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान रखना बेटा, जैसे 63 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम KW की वैल्यू देखें तो वो आती है 10⁻⁻13, और 25 डिग्री सेल्सियस पर यही वैल्यू KW की कितनी थी बेटा, ये थी 10⁻14। यस। तो अगर मान लो KW चेंज हो रहा है तो pH स्केल भी चेंज हो जाएगा। 10 बाई चेंजिंग टेम्परेचर, 10 बाई चेंजिंग टेम्परेचर, changing temperature, pH scale also changes, pH scale also changes, also changes। pH स्केल भी चेंज हो जाएगा बेटा, pH स्केल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब pH स्केल पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर उससे pH स्केल थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा पढ़ना। तो पहले फॉर वाटर, फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर या फिर फॉर वाटर ही लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर वाटर प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, PKW। ये प्रूव करना है तुम्हें, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा। वीडियो रोको और सोल्व करो। सबसे पहले देखो तुम्हें पता है फॉर वाटर KW इज इक्वल टू क्या है, KW है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। क्या दोनों तरफ लॉग ले लें बेटा, लॉग ले लेंगे तो बताओ लॉग KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। यस। अब log x इंटू वाई क्या होता है बेटा, log x प्लस log y, क्या होता है, log x प्लस log y। यस, log x प्लस log y। यस, डन। ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगा, बताओ। ये हमारे पास बन जाएगा log KW इज इक्वल टू log ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और प्लस में log ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। डन। अब क्या सब जगह तरफ माइनस से कम मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो माइनस log KW इज इक्वल टू माइनस log ऑफ K, माइनस log ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और माइनस में log ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। डन। ठीक है, बताओ इसको तुम क्या लिख दोगे, इसको माइनस log ऑफ KW क्या हो जाएगा, माइनस log जहाँ भी आता P लिख देंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा PKW, ये क्या हो जाएगा PH, ये क्या हो जाएगा बेटा POH, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बताओ यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। बस यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था तुम्हें। क्या ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या ये प्रूव हो चुका है बेटा, यस, क्या ये प्रूव हो चुका है, डन। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ KW की वैल्यू कितनी है, KW की एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें पता है KW कितना होता है बेटा, 10 की पावर माइनस 14 होता है, 10 की पावर माइनस 14 होता है। तो PKW क्या हो जाएगा, PKW हो जाएगा माइनस log ऑफ KW, तो माइनस ऑफ log 10 की पावर माइनस 14, तो PKW आ जाएगा 14। और अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें ये वैल्यू, तो बताओ PKW एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। बताओ, बताओ मुझे, बताओ इस PKW की जगह क्या रख देंगे, इस PKW की जगह रख देंगे 14, तो 14,
14 इज इक्वल टू pH प्लस POH, pH प्लस POH इज इक्वल टू pH प्लस POH, POH, POH। यस यस यस। अब अगर मान लो तुम्हें pH और POH का सम पता चल चुका है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर pH और POH बराबर आ जाएंगे, और जब ये pH और POH बराबर आ जाएंगे उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। तो एट न्यूट्रल पॉइंट pH और POH क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। और pH और POH अगर बराबर आ जाएंगे तो मुझे बताओ, क्या हम POH की जगह पे pH रख सकते हैं? और pH रख सकते हैं तो इस POH की जगह pH रखेंगे तो 2pH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2pH इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो एट न्यूट्रल पॉइंट pH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। तो इसका मतलब यही इक्वेशन है जो pH स्केल डिसाइड करती है, यही इक्वेशन है जो pH स्केल डिसाइड करती है, यही इक्वेशन है जो pH स्केल डिसाइड करती है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can draw या we can produce pH scale. Yes, from this equation we can write pH scale. Yes, pH scale बताओ कैसे लिख देंगे बेटा? अब देखो 7 पर न्यूट्रल है, 7 पर न्यूट्रल है तो pH शुरू होगा 0 से। कहाँ से शुरू होगा बेटा? 0 से शुरू हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 14 तक जाएगा, 14 तक जाएगा। और जहाँ पर pH और POH बराबर आ जाएंगे वो pH कितना है? वो pH है 7। कितना है बेटा? वो pH 7 है। तो ये pH 0 है, pH कितना है? 0। यहाँ पर pH कितना है बेटा? यहाँ पर pH 0 है, यहाँ पर pH है 14 और यहाँ पर pH है 7। ठीक है, ये न्यूट्रल है बेटा, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल। जब pH कितना है? जब pH है 7। जब pH अगर 7 है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है बेटा? न्यूट्रल है हमारा सॉल्यूशन। जब pH 7 है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। डन। ठीक है, और 7 से और 0 के अगर बीच में आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन होगा एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक। और अगर 7 और 14 के बीच pH आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। और प्योर वाटर का pH एट 25 डिग्री सेल्सियस वो कितना होता है? 7 होता है। वो कितना होता है? 7 होता है। वो कितना होता है? 7 होता है। यस। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH, pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH, pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH। यही इक्वेशन है जो कि डिसाइड कर रही है pH स्केल को। अब अगर मान लो एट 63 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो बताओ KW कितना था? KW 10 की पावर माइनस 13 था, और 10 की पावर माइनस 13 था तो बताओ इस टाइम पर pKW कितना आ जाएगा बेटा? pKW आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 13। तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा 10 की पावर 13 और 10 की पावर 13। अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट पर pH और POH क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 2pH इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया बेटा? यहाँ पर आ गया अपने पास 13। ठीक है, तो pKw कितना आ चुका है? pKw आ चुका है 13। 10 की पावर 13 log 10 की पावर 13 आ जाएगा ना बेटा? log 10 की पावर 13 मतलब 13 आ जाएगा। pKw कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 13 यहाँ पर रखोगे, 13 यहाँ पर रखोगे तो बताओ कितना बन गया? 13 इज इक्वल टू pH प्लस POH। तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट पर pH बताओ बेटा, न्यूट्रल पॉइंट पर pH बताओ। न्यूट्रल पॉइंट पर pH और POH दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 2pH इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब एट न्यूट्रल पॉइंट pH कितना हो गया? 6.5 हो गया बेटा, 6.5 हो गया। अब अपना स्केल कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेकर 13 तक जाएगा। तो अब अगर एट 63 डिग्री सेल्सियस पर pH स्केल बनाए, 63 डिग्री सेल्सियस पर अगर pH स्केल बनाए तो अब हमारा जो pH स्केल है वो हमारा pH स्केल जाएगा बेटा 0 से 14 नहीं जाएगा, वो जाएगा 0 से 13। कहाँ जाएगा बताओ? 0 से 13। और अब हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पर pH है 6.5। अब 0 से 6.5 के बीच में अगर pH है तो हमारा सॉल्यूशन होगा एसिडिक। और 6.5 से लेकर और 13 तक pH है तो हमारा सॉल्यूशन होगा बेसिक। क्या होगा? बेसिक। और प्योर वाटर बताओ अब यहाँ पर क्या होने वाला है? प्योर वाटर यहाँ पर क्या होने वाला है? प्योर वाटर की pH कितनी? 7 होती है। यस 7 होती है, लेकिन बेटा वो 7 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 है। अब हमारे टेम्परेचर है वो कितना है? अब हमारा टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमारे प्योर वाटर की जो pH है वो प्योर वाटर की pH हमारी हो जाएगी, प्योर वाटर की जो pH है, प्योर वाटर की pH हो जाएगी
6.5 कितनी हो जाएगी बेटा 6.5। तो यहाँ पर अपना प्योर वाटर आ जाएगा। प्योर वाटर की जो पीएच है वो हमारी 6.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6.5 हो जाएगी। यस, तो प्योर वाटर की पीएच कितनी हो जाएगी, प्योर वाटर की हमारी पीएच हो जाएगी 6.5 6.5। डन डन, यस डन। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर दो बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर दो, एक लास्ट क्वेश्चन कर दो। यस यस यस, क्या हो गया बेटा, इसको कुछ हो गया। एक मिनट बंद करके दोबारा करता हूँ स्टार्ट। यस, लास्ट क्वेश्चन करो बेटा, लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन करो। इन एन aqueous solution, in an aqueous solution of a salt at 63 degrees Celsius has pH is equal to 7, then it is option number 1 neutral, option number 2 basic, option number 3 acidic, option number 4 cannot be predicted। ठीक है, अभी अभी तुमने देखा 63 डिग्री सेल्सियस पर KW कितना था बेटा, 10 की पावर -13 था। तो हमारा जो PKW आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, और PKW अगर 13 आ जाएगा तो तुम्हें पता है 0 से लेकर 13 तक स्केल हो जाएगा, और उनका आधा मतलब 6.5 हमारा न्यूट्रल पीएच होगा। क्या होगा, न्यूट्रल पीएच। और उससे ज़्यादा अगर पीएच है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। क्या हो जाएगा, बेसिक। क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक। डन, क्या हो जाएगा, बेसिक। यस, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे भेजोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी से नहीं होता तो मुझे व्हाट्सअप कर देना बेटा, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम सब मुझे आंसर मुझे लिख के भेजोगे, कमेंट करोगे या फिर व्हाट्सएप पे लिखोगे। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो बताओ कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या ऑप्शंस इज आर करेक्ट। एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। इज आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है बेटा KW इंक्रीज होगा, KW इंक्रीज होगा। दूसरा ऑप्शन है H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तीसरा ऑप्शन है pH डिक्रीज होगा। फोर्थ ऑप्शन है OH- की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, OH- की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और पांचवा ऑप्शन है POH डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। यस, बता दो बेटा, आंसर बता देंगे सब, आंसर सब बता देंगे। यस, ओके। एक ऑप्शन और देता हूँ, ऑल ऑफ दीज। चलो ठीक है, यहीं तक कर दो, इजार कर ही दिया अपन ने। ठीक है, ई तक बता देना, आंसर बता देना, आप मुझे आंसर बता देना। यस बेटा, ओके बेटा। तो आज हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया है। आज हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की बात की है बेटा। इसकी बात की है, इलेक्ट्रोलाइट की, बहुत आसान टॉपिक था, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली है। फिर हमने थ्योरीज़ की बात कर ली, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, वो हमने बात कर ली। और तीसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर भी हमने ख़त्म कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर भी हमने पढ़ लिया है। यस, तो ये तीनों बातें हमने पूरी तरह से कवर कर ली हैं। यस, अगली क्लास में हम कुछ और छोटे मोटे 2-4 पॉइंट की बात करेंगे वाटर के रिगार्डिंग, और फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू वेरी मच।